नमस्कार। आज हम बात करेंगे खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे के नेता अमृतपाल सिंह के मामले में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 या रासुका 1980। ठीक है, समझते हैं। देखिए ये क्या है। यह एक निवारक निरोध कानून है। अर्थात निवारक का मतलब होता है किसी चीज़ की रोकथाम करना। ठीक है, और निरोध का मतलब हुआ कि जैसे कैद में लेना किसी को, या बंदी, नज़रबंदी। ठीक है, तो ये हुआ निवारक निरोध कानून। देखिए, निवारक निरोध किसी व्यक्ति द्वारा संभावित अपराध या अनुचित कृत्य किए जाने के संदेह के आधार पर संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कार्रवाई है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 151 द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें अपराध किया नहीं होता, अपराध किए जाने की संभावना होती है। उस शंका के आधार पर ही किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। देखिए, इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। देखिए, संविधान में इसको लेकर प्रावधान अनुच्छेद 22 में किए गए हैं। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि यहाँ पे गिरफ्तार या हिरासत निरोध में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध दो प्रकार का होता है, दंडात्मक और निवारक। दंडात्मक निरोध से तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में मुकदमे और दोष सिद्धि के बाद दंडित करने से है, जबकि निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोष सिद्धि के हिरासत में लिया जाता है। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है। ठीक है, संविधान का यह अनुच्छेद व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। दंडात्मक निरोध के तहत क्या क्या अधिकार मिलते हैं व्यक्ति को। देखिए, गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण बताए जाएंगे कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उसको अपनी रुचि के अनुसार विधि व्यवसाय से परामर्श करना और प्रतिरक्षा प्राप्त करना, यानी कि वह अपनी रुचि के अनुसार एक वकील कर सकता है और अपनी प्रतिरक्षा करवा सकता है उससे। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, ये सभी उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, जो कि दंडात्मक निरोध के तहत दिए गए हैं। हालांकि ये अधिकार किसी शत्रु अन्य देशी नागरिक या निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये जो अधिकार हैं ये शत्रु देश के नागरिक या निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति, इन दोनों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो निवारक निरोध के तहत कौन से अधिकार मिलते हैं फिर। इसमें मिलते हैं किसी व्यक्ति की नज़रबंदी 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी हेतु पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, इसमें 3 महीने से अधिक होने पर जो व्यक्ति है निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया है, उसको एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, और वह सलाहकार बोर्ड ही अगर आगे उसको संभावना दिखेगी कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सलाहकार बोर्ड के आधार पर ही 3 महीने से अधिक हो सकती है इसकी हिरासत अवधि। बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर मिलेगा इसके अंतर्गत। देखिए, अब इसमें समझते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या है। अनुच्छेद 22 के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत कुछ निहित मामलों में निवारक हिरासत और गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार दोनों की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। इस अधिकार के पीछे का मकसद मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी को रोकना है। अनुच्छेद 22 का मेन उद्देश्य यही है कि राज्य अपनी मनमानी ना कर सके नागरिकों या किसी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, अनुच्छेद 22 निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, किसी भी व्यक्ति को जो हिरासत में है उसे सूचित करना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा उसे एक वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 क्लॉज 2, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 खंड 1 और 2 में कुछ भी लागू नहीं होगा। किस पर लागू नहीं होगा? किसी भी व्यक्ति पर जो दुश्मन देश का नागरिक है। बी,
निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति पर अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) लागू नहीं होंगे। ठीक है, देखिए एनएसए के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा अनुच्छेद 22 के क्लॉज 5 के तहत दी गई है, जहां क्या है, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5 ये अधिकार एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को देता है। ठीक है, इस बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। बोर्ड की अध्यक्षता एक सदस्य द्वारा की जाती है जो एक उच्च न्यायालय के जज होते हैं या पूर्व न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट से। देखिए अब समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 क्या है। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई खतरा सामने आता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यह कानून किसी राज्य या सेंट्रल अथॉरिटी को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है अगर यह संदेह हुआ कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ठीक है, इसको किस किस आधार पर लगाया जा सकता है? भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या जरूरी आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने से रोकने के लिए। देखिए इस कानून का इतिहास क्या है ये समझते हैं। ये एक प्रिवेंटिव कानून है जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। फिर 1919 में रोल एक्ट लाया गया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के विरोध के चलते ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था। देखिए फिर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब एक मीसा कानून लाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब उनकी सरकार में 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ। 27 दिसंबर 1980 को यह कानून बन गया। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए एनएसए के प्रावधान क्या हैं। एनएसए के तहत संबंधित अधिकारी को यह पावर है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक कैद में रख सकता है, जबकि विशेष परिस्थिति में यह अवधि 10 से 12 दिन तक हो सकती है। ठीक है, यानी कि 5 से 12 दिन तक बिना कारण बताए किसी को भी वह कैद में रख सकता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है और उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के, यानी कि इसमें बिना जमानत के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? सलाहकार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जिससे सरकार द्वारा संदिग्ध के खिलाफ नए सबूत हासिल करने पर बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर 12 महीने के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई नए सबूत सरकार को मिलते हैं तो उसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के सलाहकार पैनल में अपील तो कर सकता है, लेकिन उसे वकील रखने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ वह अपील कर सकता है और सलाहकार बोर्ड उसके बातों को सुनेगा, उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन उसको वकील नहीं मिलेगा। एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का हक नहीं है। ऊपर बताया हमने कि ये सलाहकार बोर्ड कौन होगा? हाई कोर्ट के जज होंगे या पूर्व न्यायाधीश। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे। यह कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तार करने या देश से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट, क्वेरी या फिर कोई फीडबैक हमारी कमी पर देना हो तो आप दे सकते हैं।
अब मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार।